आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी तैयारी 4.0 को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाने हैं। 6 to 8, 9 to 10th और 11 to 12th, मतलब जूनियर, टीजीटी, पीजीटी तीनों को मिलाकर 100 प्रैक्टिस सेट करवाए जाने हैं। दोस्तों, आज हम लोग 12वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, वो भी 6 to 8 क्लास का, मध्य विद्यालय शिक्षक के लिए। जिन छात्र छात्राओं, भाई बहन, दोस्तों का विषय हिंदी है, उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट, उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट रामबाण सिद्ध होगा। अगर यह आप सभी लोग पूरा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आप सभी को प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मार्केट से कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इतने प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएंगे कि आप सभी लोग कहीं से प्रैक्टिस करेंगे नहीं, क्योंकि एक एक प्रश्न, एक एक व्याकरण का प्रश्न, एक एक हिंदी का प्रश्न यहीं पर डिस्कशन कर दिया जाएगा जो महत्वपूर्ण होगा। चूँकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फोकस करता है बीपीएससी, तो उसी से बनाए हुए प्रश्न हैं और हम लोग बुक्स के माध्यम से डिस्कशन करते हैं प्रैक्टिस सेट को। चाहे वह मार्केट में कोई भी बुक हो, उस बुक को हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं और आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ललित द्विवेदी है, मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। साथ में आप सभी को हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू, हिंदी व्याकरण के पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। साथ में दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट होती है तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, यूपी के कोई भी एग्जाम्स की अपडेट्स होती है वो भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले समय में आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, पहले नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है और हम लोग 80 प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि 71 नंबर प्रश्न से स्टार्ट है और 150 नंबर तक जाएंगे। हम लोग 80 प्रश्न करेंगे, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बेस पर करेंगे। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहना और लास्ट तक पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तभी आप सभी को लाभ होगा। तो चैनल की आई हुई हर वीडियो को आप सभी लोग लाइक करना। जिन छात्र छात्राओं, भाई बहन, दोस्तों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आप सभी लोगों को अगर मुझे कुछ देना है तो सिर्फ मोटिवेशन दीजिए। आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करवाता रहूँगा। आप सभी को एक भी बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी मार्केट से, यहीं से आप सभी का काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। 71 नंबर प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे यह बताना है आप सभी को। तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर मौजूद थे। कितने? 8 स्वर मौजूद थे। कौन कौन से थे? वह थे छोटा था, छोटा था, बड़ा था और छोटी थी, बड़ी थी और आप सभी का छोटा ऊ था, बड़ा ऊ था और ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। यह आप सभी के 8 स्वर अपभ्रंश में मौजूद थे। उदयनारायण तिवारी ने अपभ्रंश में 10 स्वर बताए हैं। अगर पूछा जाए उदयनारायण तिवारी के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो उदयनारायण तिवारी के अकॉर्डिंग 10 स्वर हैं। ठीक है, अपभ्रंश के कितने स्वर बताए हैं? 10 स्वर बताए हैं उदयनारायण तिवारी के अकॉर्डिंग। वैसे तो 8 स्वर थे, अपभ्रंश में 8 स्वर थे, उदयनारायण तिवारी के अकॉर्डिंग के अनुसार 10 स्वर हैं। ठीक है, और उन्होंने 30 व्यंजन माने हैं। कितने माने हैं? 30 व्यंजन। यह याद रखना, आप सभी लोगों के काम आएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट क्या करते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मतलब 80 क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसका दूसरा नंबर। वैसे तो नंबर तो यहाँ पर 72 नंबर पड़ा हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है 70 क्वेश्चन, आप सभी के 70 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 40 जीएस के होते हैं, 30 लैंग्वेज के होते हैं जो कि क्वालिफाइंग होता है, और 40 जीएस में आप सभी को मार्क लाने होते हैं और 80 और 40 जोड़कर आप सभी की मेरिट बनती है। ठीक है, 120 में मेरिट बनती है। तो इसलिए 70 तक आप सभी का भाषा के प्रश्न थे, आप सभी के भाषा के प्रश्न थे और 40 नंबर जीएस के प्रश्न थे, इसीलिए 71 नंबर से स्टार्ट हुआ है। तो भाषा और जीएस के प्रश्न हम लोग अलग वीडियोस में देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। 72 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। मतलब हिंदी का 2 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यशस्वी पुल्लिंग है, हथनी पुल्लिंग है, अभिनेत्री पुल्लिंग है। हथनी भी आप सभी का क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। यशस्वी क्या है? पुल्लिंग है। जैसे एक नंबर ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन से थे? तो सुंदरदास थे। कौन थे? सुंदरदास थे। इनका नाम न भूलना, सुंदर तो थे ही, साथ में ये शिक्षित भी थे। तो
यह शिक्षित भी थे और सुंदर भी थे, और शिक्षित जो होगा वह सुंदर होगा। तो आप सभी लोग याद रखना, ठीक है। तो सुंदरदास शिक्षित थे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में आप सभी को बता दें, सुंदरदास के बारे में अगर आप सभी को जानना है, एक सेकंड सुंदरदास के बारे में बता ही देते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत जान लेंगे तो कुछ जाएगा नहीं। सुंदरदास वैश्य कुल में जन्मे हुए थे, ठीक। याद रखना, इनका कुल पूछ लिया जाए तो वैश्य कुल के थे, ठीक। किस कुल के थे? तो वैश्य कुल के थे। और इनका अगर इनकी रचनाएं पूछी जाएँ तो रचनाएं इनकी हो जाएंगी, आप सभी को पहली हो जाएगी ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र, क्योंकि यह शिक्षित थे तो ये ज्ञान की ही बातें करेंगे, तो ज्ञान समुद्र सुंदरदास जी की रचना है। दूसरी दोस्तों सुंदर विलास है। सुंदर विलास है तो इन्हीं के नाम पर पड़ी हुई है सुंदर विलास, ठीक है। मतलब सुंदर दास कहो चाहे सुंदर विलास कहो, ठीक है। तो ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। तीसरी दोस्तों हो जाएगी पंच प्रभाव। क्या हो जाएगी? पंच प्रभाव। यह याद रखना, यह थोड़ा हटके है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसीलिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके गए थे, क्योंकि जो बात है तो वो पूरी होनी चाहिए, भले थोड़ा टाइम लग जाए। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? तो भूगोल का हमेशा आप सभी का क्या होता है? खगोल होता है। क्या होता है? खगोल। खगोल याद रखना, भूगोल का विलोम होता है खगोल। और दोस्तों आप सभी को बता दें, पृथ्वी का अगर पूछा जाए तो गगन होता है। क्या होता है? गगन होता है। और साहित्य का पूछा जाए, साहित्य का क्या होता है? साहित्य का बड़ा कठिन है, अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोग भूल जाएंगे। साहित्य का राहित्य हो जाएगा, ठीक। यह विलोम हो जाएगा। इतिहास का पूछा जाए तो भविष्य हो जाएगा, और बाकी भूगोल का खगोल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ी मेरी आवाज़ स्लो होगी इसलिए, क्योंकि मैं तेज़ बोलना नहीं चाहता हूँ। तेज़ इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा देर तक बोलता हूँ तो गला ख़राब हो जाता है, इसलिए। और 40 से 45 मिनट की वीडियो होती है, आप सभी के 80 प्रश्न हो जाते हैं, तो आप सभी लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न अटेंड कर सकते हैं। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अगला प्रश्न आप सभी का है, इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? तो अर्क का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, यह आप सभी को बताना है, ठीक। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर देना है। तो अर्क का आप सभी का पर्यायवाची हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा, ठीक है। अर्क का पर्यायवाची इंद्र हो जाएगा। पर्यायवाची पूछा नहीं है, अनेकार्थी पूछा है, तो अनेकार्थी इंद्र हो जाएगा, क्योंकि अर्क का अनेकार्थी सूर्य भी होता है, सूर्य भी होता है। अगर पूछा जाए तांबा भी होता है अर्क का, और क्वाथ होता है। क्वाथ आप लोगों ने पिया होगा, क्वाथ होता है, ठीक। तो यह अर्क के पर्यायवाची अनेकार्थी होते हैं। थोड़ा क्षमा कर देना, कहते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, तो इसलिए थोड़ा गलती हो जाती है। 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति हो, ठीक है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है आप सभी को बताना है, तो अविभाव समास है। यथाशक्ति हो चाहे भरपेट हो, भरपेट बहुत बार पूछा गया, तो भरपेट हो चाहे यथाशक्ति हो चाहे यथाकर्म हो, क्या हो? यथाकर्म हो। यह सब क्या है? आप सभी के अविभाव समास है। तो अविभाव समास को याद रखना, पहला और पूर्व पद का अव्यय होता है, पहला और पूर्व पद का अव्यय होता है, वहाँ पर क्या होता है? अविभाव समास होता है, ठीक है। तो कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। जैसे नील कमल होगा, अगर कर्मधारय समास में पूछा जाए तो प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। जैसे आप सभी का नील कमल, क्या लिख देंगे? नील कमल। तो नील क्या है? विशेषण है, और कमल क्या है? आप सभी का विशेष है, तो नील कमल हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष पूछ लिया जाए तो संबंध तत्पुरुष क्या होता है? उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो, और अगर किसी में का, के, की चिन्ह का प्रयोग लोप होता है तो वहाँ पर क्या होता है? संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे आप सभी को बता देते हैं उदाहरण, इसका उदाहरण से ज़्यादा समझ जाएंगे। गंगा जल, क्या होता है? गंगा जल। इसमें क्या है? गंगा का जल, और तो ये इसमें क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं? विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से विशेषण होते हैं? याद रखना, बोल देते हैं, लिखना पाना तो याद जरूर रखना। गुणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा दोस्तों होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। और तीसरा पूछा जाए तो संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। और चौथा सार्वनामिक विशेषण होता है। तो सार्वनामिक विशेषण आप लोग याद रखना, यह बार बार पूछा जाता है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यह 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, आप सभी को याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? सुहागनी है, सिकता है कि सुहासनी है?
तो इसमें दूसरा ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, सुहासनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुहासनी हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं, क्योंकि सुहासनी तो हो गया, पिता के घर में रहने वाली युवती सुहासनी हो जाएगी। जिसका पति जीवित हो तो उसे सुहागनी कहते हैं। ठीक, सिकता किसे कहते हैं, बलुई जमीन जो होती है, बलुई जमीन, उसे सिकता कहते हैं। तो सिकता न लगा देना, सिकता होता है बलुई जमीन को कहा जाता है। घर की मालकिन को गृहिणी कहते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग 79 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है, तो में है। क्या है, में है। अधिकरण का बोधक चिन्ह क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। और साथ में एक और याद रखना, पर याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। और 80 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। तो री क्या है, यह बताना है। इनमें से री क्या है, तो री क्या है, संयुक्त व्यंजन है, स्वर है, व्यंजन है, क्या है, तो स्वर है। क्या है, स्वर है। ठीक है, तो री क्या है, स्वर है, यह याद रखना आप लोग। और स्वरों की संख्या आप सभी को पता है 13 होती है। अगर पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण या प्रयोग के आधार पर, उच्चारण के आधार पर 10 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, एक अर्ध स्वर होता है, क्या होता है, एक अर्ध स्वर होता है। और 2 अनुस्वार स्वर होते हैं। क्या होते हैं, 2 अनुस्वार होते हैं। ये भी याद रखना, 10 उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं। एक अर्ध स्वर होता है और दूसरा 2 अनुस्वार स्वर होते हैं। ठीक, तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना जरूरी है उतना बताया दे रहे हैं, बाकी अच्छा अनुस्वार स्वर कौन सा है, अंग और आ, अंग और आ, यह अनुस्वार स्वर 2 हो गए। और आप सभी का अर्ध स्वर कौन सा है, तो यह री हो गया, आप सभी का अर्ध स्वर है। चलिए हम लोग 81 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, अपूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है कि सामान्य वर्तमान काल है, यह बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। कि गीता ने पुस्तक पढ़ी है, यह पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 82 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, दोहा है, घनाक्षरी है कि चौपाई है। तो 16 मात्राओं वाला छंद चौपाई है। कौन सा है, चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, यह याद रखना, क्योंकि बार बार पूछा गया प्रश्न है। दोहा क्या है, सममात्रिक छंद है, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु की मात्रा देखने को मिलती है। जैसे आप सभी का एक उदाहरण दे देते हैं। धाये धाम काम सम त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। इसमें क्या है, चौपाई है। ठीक है, चलिए 83 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, अवधी भाषा का, मगही भाषा के कि बघेली भाषा का। तो ऑप्शन आप सभी का तीसरा सही हो जाएगा, मगही भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, तो 83 नंबर का 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, मागही का तो हुआ है, आप सभी से पूछ लिया जाएगा। भोजपुरी का भी विकास इसी अपभ्रंश से हुआ, मागधी अपभ्रंश से। और आप सभी से पूछ लिया जाए मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ, तो मैथिली भी सही हो जाएगी। तो यह 3 भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही, जो कि मागधी अपभ्रंश से हुई हैं। और ये तीनों बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 84 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। यह प्रश्न है, कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। वैश्वानर नहीं है, अनल नहीं है, अमी नहीं। तो यह नहीं पूछ रहा है, अनल है, वैश्वानर है, अमी नहीं है। अमी नहीं है। ठीक, क्या नहीं, अमी नहीं। अमी का मतलब होता है अमृत। क्या होता है, अमृत। यह अमृत का पर्यायवाची है, ये भी याद रखना। और अनिल के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे रोहितासव, ये लिख देते हैं, रोहितासव, यह भी पर्यायवाची, ये बार बार पूछा गया है। और एक आप सभी का हो जाएगा पावक भी याद रखना, पावक भी क्या है, अग्नि का पर्यायवाची है। दाहक याद रखना, दाहक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण नहीं है। तो यौगिक सर्वनामिक विशेषण नहीं है, तो विशेषण का कौन सा उदाहरण नहीं है, यह बताना है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण वह होते हैं जो मूल शब्द में सर्वनाम प्रत्यय लगाने से बनते हैं। ठीक, तो वह होते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। वह किताब फटी है, दूसरा हो जाएगा यह घर मेरा है, तीसरा हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा। तो यह दोस्तों आप सभी का तीसरा हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा। इसमें ऐसा है और आप सभी का प्रयोग हो कैसा, ऐसा है, कैसा है। ठीक है, और आप सभी का प्रयोग हो जैसा, उतना। ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनामिक विशेषण यूज हो तो आप सब लोग लगाना सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। चलिए दोस्तों हम लोग 86 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इनमें से वीर रस
कवि कौन से हैं? तो वीर रस के कवि कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दूसरा ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अच्छा वीर रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ कृतियाँ बता देता हूँ। दोस्तों 86 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। वीर रस के कवि कौन है? तो वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए दोस्तों 87 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 चरण होते हैं। 87 नंबर का तीसरा हो जाएगा। अच्छा, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। पहला चरण होता है दोहा का, दोहा का। दूसरा चरण होता है रोला का। कौन सा? रोला का। यह इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण कैसे होते हैं? 2 दोहा के होते हैं और 4 चरण रोला के होते हैं। ठीक, ये याद रखना आप सभी लोग। और टोटल इनके 6 चरण होते हैं। यह पूछ लिया जाएगा, पूछ लिया गया ही है कि कुंडलिया में कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। ठीक है, तो 2 दोहा के हो जाएंगे और जितने 4 बचे वह सब आप सभी के रोला के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इनमें 24 मात्रा होती हैं, 24 मात्राएँ होती हैं। चलिए 95 नहीं बोल रहा, 98 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। 98 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 98 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यह बताना है आप सभी को। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो किसका उच्चारण स्थान दंत है यह बताना है आप सभी को। चलिए दोस्तों 88 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो किसका उच्चारण स्थान दंत है आप सभी को बताना। एक हो जाएगा पा, दूसरा हो जाएगा ना, तीसरा हो जाएगा गा। तो दंत किसका है यह बताना है आप सभी को। तो 88 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। तो आप सभी का हो जाएगा ना, यह सभी दंत हो जाएगा। तो इसका उच्चारण ना का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 89 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। किसके? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और यह 1903 से प्रकाशित कर रहे थे। कब से? 1903 से प्रकाशित कर रहे थे। और कब तक प्रकाशित किया था? 1920 तक प्रकाशित किया था। तो टोटल 17 सालों तक इन्होंने प्रकाशन किया था सरस्वती का। और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग है। किसके? द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक है, और चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 90 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? खेत है, दर्शन है, उद्गम है। तो उद्गम क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो 90 नंबर का 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दर्शन का तत्सम क्या हो जाएगा? दर्शन हो जाएगा। और खेत का क्या हो जाएगा? क्षेत्र। आप सभी को पता है क्षेत्र ऐसे लिखा जाएगा, यह वाला क्षेत्र खेत का तत्सम है। 91 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अनुसंधान है, जिज्ञासा है, तलाश है। 91 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जिज्ञासा, तलाश और अनुसंधान सभी खोज के अनेकार्थी हैं। चलिए 92 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताना है। तो 92 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अभिभाव है, कर्मधान्य है। तो 92 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो कर्मधान्य समास है परमेश्वर में। किसमें है? परमेश्वर में। अच्छा, कर्मधान्य समास कब होता है? पहला पद क्या हो? पहला पद विशेषण हो। क्या हो? विशेषण हो। और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। जैसे परमेश्वर लिखा है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, परम ईश्वर। ठीक है, परम ईश्वर। तो परमेश्वर परम है जो ईश्वर, तो परमेश्वर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? विशेषण, और ईश्वर हो जाएगा विशेष्य। 93 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अर्थ से जुड़ा हुआ क्या नहीं है? हेतु नहीं है, धन नहीं है, चेष्टा नहीं है। तो 93 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चेष्टा। हेतु से जुड़ा हुआ अर्थ नहीं देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इसका एक और लिख लीजिए, प्रयोजन। प्रयोजन भी अर्थ का मतलब होता है। 94 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है यह बताना है। अजवाइन है, टोप है, पराठा है। तो अजवाइन क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। एक वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो अंबर शब्द का अर्थ नहीं, आकाश है। ठीक है, वस्त्र है, कपास है कि नहीं है? तो कपास नहीं होगा। 95 नंबर का तीसरा वाला सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें पूछ रहा है नहीं है। खैर, क्या नहीं है? 95 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप सभी का हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे। वस्त्र, आकाश, कपास, यह तीनों हो जाएंगे। ठीक है, यह तीनों अंबर के अर्थ हो जाएंगे। चलिए दोस्तों
अगला प्रश्न देख लेते हैं, 96 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? सौभाग्य का विलोम है सुपरिणाम, सुसंगति, दुर्भाग्य। तो सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य। 96 नंबर का हो जाएगा तीसरा नंबर। 97 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है। तो दशानन में कौन सा हो जाएगा आप सभी का? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास। दोस्तों आप सभी को बता दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि चैनल पर वीडियोज़ आप सभी की पड़ी हुई हैं, 12 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। अगर बारी बारी से आप लोग कर लेते तो आप सभी के 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। 3 प्रैक्टिस सेट और करवा के इसको थोड़ा रोक देंगे, क्योंकि 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। 15 आप सब लोग तब तक करना, फिर उसके साथ में टीजीटी के जब तक 20 नहीं हो जाएगी, 15 नहीं हो जाएंगे तब तक इसका स्टार्ट नहीं किया जाएगा। फिर पीजीटी के साथ में चलेंगे तो पीजीटी के 15 हो जाएंगे, फिर उसके बाद में टीजीटी स्टार्ट होगा, फिर 6 to 8 स्टार्ट होगा। आप सभी के 100 प्रैक्टिस सेट करवाने हैं तो 100 करवा के ही रहूँगा, आप लोग भरोसा रखिए, 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। 98 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सबसे ज़्यादा पीजीटी के प्रश्न प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे पीजीटी के। टीजीटी के आप सभी के मतलब 9 to 10 आप सभी के कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, बाकी बचे आप सभी के 6 to 8 के करवाए जाएंगे। चलिए, आत्मजयी इनमें से किस विद्या की रचना पुस्तक है? तो आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? नाटक की है, काव्य की है, उपन्यास की है? तो आप सभी को बताना है, आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? 98 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, काव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काव्य। यह किसकी कृति है? यह सभी आप सभी को बताना है, कुंवर नारायण सिंह जी की कृति है। किसकी है? कुंवर नारायण सिंह जी की कृति है। तो कुंवर नारायण जी को याद रखना। किसको याद रखना? एक सेकेंड। यह कुंवर नारायण जी की कृति है, कुंवर नारायण जी की कृति है। यह 1965 में लिखी गई थी। कब? 1965 में प्रकाशित हुई थी। काव्य रचना है, काव्य विद्या की रचना है, ये भी याद रखना। काव्य विद्या की तो है ही, लेकिन यह प्रबंध काव्य है। कौन से? प्रबंध काव्य। चलिए दोस्तों, बढ़ा जाए आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 99 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो शब्दों को क्या कहा जाता है? विस्मयादिबोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्मयादिबोधक कहा जाए। तीसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 100 नंबर प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में आप लोग चैनल लाइक ना किए हो तो चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि छोटा चैनल है, जानते हैं, भरोसा धीरे धीरे ही आदमी को आता है, किसी को भी भरोसा धीरे धीरे आता है, लेकिन बार बार कहने से अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, आप सभी को लाइव बढ़िया चैनल लाभ पहुँचाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, 1903 में बने थे, ठीक है। 1903 से 1920 तक रहे थे, 17 साल तक। 101 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित इनमें से भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, बांग्ला भाषा है? तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा बांग्ला भाषा है। बांग्ला भाषा तो है ही है, साथ में भोजपुरी है, मैथिली है, क्या है? मैथिली और मगही, ठीक। ये भी 3 याद रखना, मागधी अपभ्रंश से संबंधित है। चलिए दोस्तों 102 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। परंपरा से चली आ रही बात तो क्या होती है? अनुश्रुति होती है। 3 नंबर सही हो जाएगा, अनुश्रुति होती है। इन प्रश्नों में दम नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट टिक कर दे रहा हूँ, और जिसमें दम होगी वो रुक कर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। 103 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अध्येता है कि अध्येता है कि अध्येता है? तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, अध्येता है, सही है। 103 नंबर तीसरा हो जाएगा, अध्येता सही है। चलिए दोस्तों हम लोग 104 नंबर प्रश्न को डिस्कशन कर लेते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो आप लोग कर ही लेंगे। जो छात्र भाई बहन दोस्त प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा। 15 क्योंकि 12 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं 6 to 8 के, तो आप सभी का कॉन्फिडेंस तो बिल्ड ही हो गया होगा कि अगर क्वेश्चन आएगा तो डील कर लेंगे। इसलिए थोड़ा ईजी प्रश्न जल्दी से डिस्कशन कर देते हैं, जिससे आप सभी का समय बचे और अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो जाए। आपको टोटल 80 प्रश्न आप सभी को करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों 104 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? आँख है, आंत है, अंक है? तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, अंक है। 104 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा, अंक सही है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से? क्यों भरा हुआ हीरो से, ठीक है। कौन सा अलंकार है यह बताना है आप सभी को। उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, अतिशयोक्ति है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। 105 नंबर का तीसरा सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए दोस्तों हम लोग 106 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। अब आप सभी को बता दें POQ चल रहे हैं,
हिंदी साहित्य के, वो भी आप लोग करिए। PYQ हिंदी व्याकरण के चल रहे हैं, वो भी करिए। आप सभी को 100% बेनिफिट होगा और आप सभी लोग कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 106 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची नहीं है, सरिता नहीं है, आपदा नहीं है, निम्न नहीं है। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है नदी का, यह बताना। 106 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 106 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा, आपदा जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, सरिता है, निम्न है, तो निम्न को निम्नगा भी बोला जाता है। और यह का सभी का अपगा, अपगा होता तो यह सही होता, आपदा लिखा इसीलिए गलत है। ठीक है, तो आपगा, सॉरी आपगा गलत लिखा था, ये एक सेकेंड, आपगा सही लिख देते हैं, जल्दबाजी में आपगा गलत लिख गया था, आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अगर आपका दिया हुआ है तो यहाँ सभी का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग 107 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। इनमें से समष्टि का विलोम है, तो समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा कि व्यष्टि हो जाएगा? तो तीसरा सही हो जाएगा, व्यष्टि आप सभी का हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न का तीसरा हो जाएगा। और पूछा जाए कि समष्टि का तो व्यष्टि हो जाएगा, विशिष्ट का क्या हो जाएगा? विशिष्ट का, सॉरी विशिष्ट का क्या हो जाएगा? विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। और आप सभी से पूछ लीजिए अशिष्ट का क्या हो जाएगा? तो अशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिष्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 108 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की एक कृति है, कृति का क्या नाम है? चंदायन। क्या नाम है? चंदायन नाम है। और चंदायन किस भाषा में, यह आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चंदायन किस भाषा में, यह आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जायसी की रचना पद्मावती है, जायसी की रचना पूछ ली जाए तो पद्मावती है। कौन सी? पद्मावती। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 109 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? तो नाक, मुंह अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल होता है। चलिए, 110 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो सांप्रदायिकता की त्रासदी किसमें है? शेखर एक जीवनी में है, राग दरबारी में, कि तमस में? तो भीष्म साहिनी की यह रचना है, भीष्म साहिनी की। इसमें जो है क्या है? सांप्रदायिकता की त्रासदी है। तो तमस याद रखना आप सभी लोग, तीसरा आप सभी का सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। और यह तमस है क्या? तो तमस यह है उपन्यास। ये पूछ लिया जाता है किस विद्या की रचना है, तो उपन्यास है। तमस उपन्यास विद्या की रचना है। ठीक है, तमस उपन्यास विद्या की रचना है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? ये भी आप सभी को बताना है। तो अज्ञेय जी की है। किसकी है? अज्ञेय जी की है। और राग दरबारी किसकी है? श्रीलाल शुक्ल जी की है। किसकी? श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। और यह उपन्यास है। तो यह सब उपन्यास है। ठीक, क्या है? उपन्यास है। तो कर्मभूमि पूछ लिया जाए तो प्रेमचंद जी की है, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, तमस भी उपन्यास है भीष्म साहिनी जी का। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, पूछा जाएगा। 111 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, बीती भिवारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? अलंकार पूछ रहा तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तीसरा आप सभी का सही हो जाएगा। तो 111 नंबर प्रश्न का उत्तर तीसरा हो जाएगा, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। चलिए दोस्तों, 112 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ज्ञानोदय के थे, आजकल के थे, कि हंस के थे? 112 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा, हंस के संपादक थे। हंस के संपादक ये 1930 में बने। कब? 1930 से यह प्रकाशित कर रहे थे। और दिनमान पूछी जाए, दिनमान तो अज्ञेय जी की है। ज्ञानोदय पूछा जाए तो गंगाधर, सॉरी हाँ, गंगाधर भट्टाचार्य की। किसकी? गंगाधर भट्टाचार्य की ज्ञानोदय है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 113 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ज़्यादा बात करने वाला नहीं होता है और जल्दी जल्दी करेंगे, प्रैक्टिस सेट अभी खत्म होगा, तो प्रैक्टिस सेट आप लोग क्वेश्चन करिए। 113 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? खेत की रखवाली करना, खेत में काम करना, वीर गति पाना। तो खेत रहना क्या क्या मतलब हो जाएगा? वीर गति पाना। क्या हो जाएगा? वीर गति पाना। 3 नंबर सही हो जाएगा 113 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए गद्यांश पढ़ना है, फिर उसका उत्तर देना है, तो वो हम लोग अब करेंगे। यह दोस्तों हम लोगों को गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद में आंसर करना है। तो गद्यांश देख लीजिए, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, तो इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहना बनवा लेती हैं। अगला है पैसेज, फिर भी होता तो वह है, फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना, शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते हैं। मतलब शुद्ध आदर्श क्या होते हैं? शुद्ध सोने जैसे होते हैं। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? व्यवहारिकता का तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। तब हम उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं, कहकर उनका बखान करते हैं। ठीक है, पर अगला पैसेज में क्या है? पर
पर बात ना भूले, बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीछे हटने लगता है। ठीक, और उनके व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। ठीक, सोना पीछे रहकर, क्या दोस्तों, सोना पीछे रहकर सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न चलता। ठीक, और हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वह सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उनकी कीमत बढ़ाते थे। ऐसे थे गांधी जी। ठीक, तो हम लोग और आगे क्या है, आगे पैसेज में है, एक लाइन बची हुई है, इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। ठीक, तो यह थी गांधी जी की। पतझड़ में टूटी पत्तियां रविंद्र कालेलकर जी की है, उसमें वहीं से पंक्तियां, यह पैसेज लिया गया है, गद्यांश लिया गया है। 114 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, गिन्नी का सोना शुद्ध सोने से अधिक क्यों चमकता है? गिन्नी के सोने में तांबा मिला होता है। क्यों मिला होता है? गिन्नी के सोने में तांबा मिला होता है। एक नंबर सही हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते, इसका अभिप्राय क्या है? यह बताना है। 115 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका अभिप्राय क्या है? तो दूसरा सही हो जाएगा। इसमें शुद्ध आदर्शों का चलन अधिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? शुद्ध आदर्शों का चलन अधिक नहीं होता है। दूसरा नंबर सही हो जाएगा आप सभी का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वह होते हैं जिनमें जो अधिक यथार्थवादी होते हैं, जो अधिक व्यवहारिकवादी होते हैं, आदर्श एवं यथार्थ का मेल होता है। 116 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, आदर्श एवं यथार्थ का मेल होता है, वह प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट होते हैं। तीसरा सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। यह कथन सिद्ध करता है कि गांधी जी सोने को अधिक महत्व देते थे, शुद्ध आदर्शों के पक्षपाती थे, वह व्यवहारिकता को आदर्शों में रूपांतरित करते थे। तो आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। तो वह व्यवहारिकता को क्या करते थे? वह व्यवहारिकता को आदर्शों में रूपांतरित करते थे। तो 117 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा, वह व्यवहारिकता को आदर्शों में रूपांतरित करते थे। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 118 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श क्यों पीछे हटने लगता है? क्यों हटने लगता है पीछे? क्योंकि क्या होता है, दूसरा वाला पढ़ लीजिए थोड़ा, यही आंसर हो जाएगा। व्यवहारिकता में विश्वास रखने के कारण। क्या होता है? व्यवहारिकता में विश्वास रखने के कारण। ठीक है, चलिए दोस्तों 119 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सॉरी, हाँ, 119 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, हवा में उड़ते रहना से अभिप्राय क्या है? हवा में लटकना, वायुयान से यात्रा करना, कल्पना में विचरण करना। तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, कल्पना में विचरण करना। 120 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? गांधी जी हैं, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट है। 120 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी क्या हो जाएंगे? उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 121 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, धीरे धीरे इस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पुनरुक्त शब्द हो जाएगा। 121 नंबर का तीसरा सही हो जाएगा। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है? शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है, यह संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य। 122 नंबर प्रश्न का 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए, 123 से अब यहाँ पर भी पैसेज है, तो पैसेज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में आंसर करना पड़ेगा। तो पहले पढ़ लेते हैं, शिक्षा में बालक का केंद्र कई कारणों से माना जाता है। पहले जब बालक शिक्षा का केंद्र नहीं था, तब कक्षा के पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था। इसका परिणाम यह होता था कि क्या होता था परिणाम? तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के बालकों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, पर साधारण और औसत बुद्धि के बालकों का लाभ तो इस व्यवस्था से हो जाता रहा है, लेकिन तीव्र और मंद बुद्धि के बालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तीव्र बुद्धि का बालक कक्षा के अन्य बालकों के से आगे बढ़ना चाहता है, पर उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। मंद बुद्धि के बालकों की अपनी कठिनाई है, उन्हें दूर करने का कोई प्रबंध नहीं है। इसका फल यह होता है कि बालक जब एक बार असफल हो जाता है, तब उसके भीतर हीनता का भाव
उत्पन्न हो जाता है, उसका दृष्टिकोण निराशावादी हो जाता है और उन्नति नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला है क्या, शिक्षा में असफल बालक अपनी हीनता की भावना से प्रभावित होकर ऐसे कार्य करने लगता है जिनका आधार अनैतिक होता है। इस प्रकार बालक चरित्रहीन बन जाता है। आत्मविश्वास यह आत्मविश्वास खोकर समाज के लिए समस्या बन जाता है। इसी दोष को दूर करने के लिए शिक्षा की इकाई बालक को माना गया है। जब बालक शिक्षा का केंद्र बन जाता है तब अध्यापक बालक से संपर्क स्थापित करता है। क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है और उसकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है। बालक अपने शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और शिक्षक बालक को प्रोत्साहित करता रहता है। ठीक इस प्रकार बालक को अपनी शक्ति में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। वह अपने भविष्य की रूपरेखा की कल्पना करने लगता है और एक निश्चित दृढ़ता के साथ में जीवन में सफल होता है। ठीक, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इस नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 123 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तीव्र एवं मंद बुद्धि के बालकों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो तब क्या होता है। जब तीव्र एवं मंद बुद्धि के बालकों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो 123 नंबर प्रश्न का उत्तर इसको बताना है। तो आप सभी का होगा कक्षा में पाठ्यक्रम, दूसरा सही होगा। पैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। कक्षा में पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। जब केंद्र में बच्चा नहीं होता है तब कक्षा में पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, 124 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। असफलता छात्रों के अंदर किस प्रकार की भावना भर देती है। असफलता, चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। असफलता छात्रों के अंदर किस प्रकार की भावना भर देती है। हीनता की भावना, निराशा की भावना कि भय की भावना। हीनता की भावना भर देती है जब आप सभी का पाठ्यक्रम केंद्र में रहता है और बालक केंद्र में नहीं रहता है, यही पैसेज कहता है। चलिए दोस्तों हम लोग 125 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। बालक के चरित्रहीन होने का कारण क्या है। उसके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य, दूसरा है छात्र का असफल होना, तीसरा है छात्र का निराशावादी दृष्टिकोण। तो 3 ऑप्शन में से आप सभी को आंसर बताना है। छात्र का चरित्र होने का कारण क्या है, उसके द्वारा किए गए अनैतिक कार्य, एक वाला सही हो जाएगा ऑप्शन आप सभी का। 126 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षा का केंद्र बालक को मानने का प्रमुख कारण है छात्रों को समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए। दूसरा हो जाएगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए। तीसरा हो जाएगा छात्रों को अनैतिकता से बचाने के लिए। तो 125 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 125 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। 126 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 125 नंबर का तो 1 नंबर था ही, 126 नंबर प्रश्न का उत्तर भी 1 नंबर होगा, छात्र की समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों 127 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है। छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए शिक्षक का बालक को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो आप लोग आंसर वैसे भी कर लेंगे। 128 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। छात्रों का निराशावादी दृष्टिकोण बाधक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो छात्रों का निराशावादी दृष्टिकोण किसमें बाधक है, छात्रों की उन्नति में, छात्रों के उचित मूल्यांकन में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप सभी को आंसर बताना है 129 नंबर प्रश्न का, 128 नंबर प्रश्न का। तो आप सभी का हो जाएगा छात्रों की उन्नति में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, छात्रों की उन्नति में कठिनाई होती है। 129 नंबर प्रश्न बताना है। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है। यह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। चंदायन किसकी पुस्तक है, तो चंदायन मुल्ला दाऊद की पुस्तक है। तो किस लोक कथा पर आधारित है यह बताना है। तो किस लोक कथा पर आधारित है, चनैनी लोक कथा पर आधारित है। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न है और सभी प्रश्न आप सभी को एग्जाम हॉल में मिलेंगे। 130 नंबर प्रश्न का उत्तर करना, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। तो शत्रु का पर्यायवाची कौन है, तो अरिशत्रु का पर्यायवाची है। तो हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं।
131 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो नाक का बाल होना क्या हो जाएगा? अधिक प्यारा होना। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक प्यारा होना मतलब नाक का बाल होना। 132 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीरद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरद हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची 132 नंबर का 1 हो जाएगा। ठीक, तो बादल के और भी पर्यायवाची होते हैं। जलद हो गया, जिससे नीरद हो गया, नीरद तो है ही है, जलद हो गया, और आप सभी का वारिद हो गया, वारिद, यह हो जाएगा। ठीक, तो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। 133 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? फा व्यंजन है, भा व्यंजन है कि हा व्यंजन है? तो तीसरा सही हो जाएगा, हा व्यंजन जो है ऊष्म व्यंजन है। तो हा के साथ में तीनों सा जोड़ लीजिए, तीनों सा जोड़ लीजिए। ठीक है, यह आप सभी के हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक, चलिए 134 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण बहुवचन शब्द है। दूसरा सही हो जाएगा, माता एक वचन है, लड़का एक वचन है। 135 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बताइए। निम्न में से सही शब्द कौन सा है? कृतघ्न सही है कि कृतघ्न सही है कि कृतघ्न सही? कोई इसमें से सही नहीं है। ठीक, लेकिन आप सभी लोगों का सही हो जाएगा कृतघ्न, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आधा घा हो जाएगा कृतघ्न, ये सही होगा, तो इसको लगा सकते हैं। ठीक है, प्रिंट नहीं सही है, बाकी सही है, तीसरा वाला सही है। ठीक है, चलिए हम लोग 136 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो 136 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यह देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग 137 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब 13 नंबर प्रश्न दूर है हम लोग पूरे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन करने से आप सभी के पास में समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और 100 प्रैक्टिस सेट टारगेट है करवाने का, तो 100 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे आप सभी का, इसी में काम हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 136 नंबर प्रश्न का उत्तर है। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से किस व्यंजन का उच्चारण होता है? चा, छा, झा, झा, जा का उच्चारण तालु से होता है। तो 136 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, सॉरी तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो चा, छा, झा, झा, इया, शा, शा, ये सब क्या तालु से है। ठीक, 137 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा शब्द तत्सम है? पंख है, पवन है, पारा है? तो 137 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पावन, पारा। तो तत्सम क्या हो जाएगा? पंख का तत्सम क्या हो जाता है? पक्ष हो जाता है। और पवन क्या हो जाएगा आप सभी का? तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, 137 नंबर का तीसरा हो जाएगा। ठीक, पारा का अगर पूछा जाए तो पारद हो जाता है। क्या हो जाता है? पारद हो जाता है। पवन का अगर पूछ लिया जाए कि पवन का तद्भव क्या होता है, तद्भव क्या हो जाता है? तो पावन हो जाता है। क्या हो जाता है? पावन तद्भव हो जाता है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पवन होता है तत्सम, पावन होता है तद्भव। और एक सभी आप सभी का और है पकवान। पकवान एक शब्द है, पकवान का तत्सम क्या होगा? पकवान का तो पकवान नहीं हो जाएगा, डबल ना लग जाएगा, आधा ना और पूरा ना, बाकी सही हो जाएगा। ठीक, 138 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। आप सभी का एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। और रीतिकाल को रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। 139 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला है? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लेखक को मिला है, जी शंकर कुरूप जी को। ठीक, चलिए दोस्तों 140 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 139 नंबर का हम लोगों ने देख लिया, 140 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। जी शंकर कुरूप को 1965 में मिला था। ठीक है, 1965 में पुरस्कार मिला था मलयालम भाषा के लिए। 140 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है। 141 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? मित्रों मरजानी, करमभूमि, महिला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु जी का एक उपन्यास है महिला आंचल, इसका क्या है? यह आंचलिक है। क्या है? आंचलिक पृष्ठभूमि है इसकी। ठीक, तो 141 नंबर क्या आप आंसर क्या सही हो जाएगा? 141 नंबर का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह 1954 में इसका रचना काल है।
तो 1954 याद रखना। फलीश्वरनाथ रेणु मैलांचल, ठीक, फलीश्वरनाथ रेणु मैलांचल। कर्म भूमि पूछ लिया जाए तो कर्म भूमि आप सभी का 1932 में आया था। राजनीतिक जो है उपन्यास है प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का है। राजनीतिक उपन्यास है कर्म भूमि, तो 1932 में आया था। और मित्रों मरजानी पूछ लिया जाए तो कृष्णा सोबती का है। किसका है? कृष्णा सोबती का है। ये भी याद रखना, ठीक है। इतना याद रखेंगे, जितना क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उतने भी याद रखेंगे तो आप सभी का काम हो जाएगा मतलब भर का। और इतने से ज़्यादा कहीं से पूछा नहीं जाएगा आप सभी का TRE 4 में। TRE 4 के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप लोग इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग PYQ ज्वाइन कर सकते हैं। PYQ भी इस चैनल के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के, हिंदी व्याकरण के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और हिंदी साहित्य बहुत तगड़े लेवल पर कराई जा रही है। TGT PGT और आप सभी का नेट JRF सब कुछ कवर हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो आप सभी का सब कुछ कवर हो जाएगा हिंदी साहित्य में, क्योंकि इतने तगड़े प्रश्न करवाए जा रहे हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवाए जा रहे हैं और आप सभी लोग देखेंगे तो आप सभी लोगों के लाभ की चीज़ है और आप लोग देखना जरूर जाकर। 132 नंबर प्रश्न का है। 142 नंबर भूगोल का विलोम होगा है खगोल, ठीक है। 1 नंबर सही हो जाएगा। हम लोग ये प्रश्न देखे भी थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। अच्छा, 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यह 6 प्रकार के सर्वनाम आप सभी के होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। 144 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देख रहे हैं। इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 संचारी भाव की संख्या है। चलिए दोस्तों 145 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है यह बताना है 145 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो इनमें से जन्म पहले हुआ हो के लिए तो अग्रज हो जाएगा। यह आप सभी का तीसरा सही हो जाएगा, अग्रज सही हो जाएगा, ठीक है। 146 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। यह प्रश्न आप सभी का है और आप सभी आंसर बताएंगे। वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता होती है? तो ओज गुण की प्रधानता होती है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। आद्रक का तद्भव तत्सम है। तो अगर आद्रक का तद्भव क्या है? आद्रक तत्सम शब्द है। आद्रक का तद्भव शब्द बताना है तो अदरक हो जाएगा। क्या? अदरक हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा आप सभी का। आप सभी के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा अदरक हो जाएगा। आद्रक का तद्भव क्या हो जाएगा? अदरक। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं और 148 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। 148 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? तो कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है यह बताना है सभी को। तो पंचमा अक्षर कौन सा वर्ण है? माँ है, दा है कि गा है? तो आप सभी का पंचमा अक्षर 148 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। माँ है पंचमा अक्षर, ठीक। क्या है? माँ है पंचमा अक्षर। तो पंचमा अक्षर कौन होते हैं? देवनागरी में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है उसको पंचमा अक्षर कहा जाता है, ठीक। तो माँ आप सभी का पंचमा अक्षर हो जाएगा। चलिए पा फा बा भा मा ये पंचमा अक्षर है। 149 नंबर। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। 150 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। लास्ट प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आसमान का पर्यायवाची व्योम हो जाएगा। तो पर्यायवाची आप सभी का आसमान का व्योम हो जाएगा। तो 150 नंबर हम लोग प्रश्न देख चुके हैं और 80 नंबर आप सभी के 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं कम समय में और अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही आप सभी लोग मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।